गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी ट्यून्ड एम्पलीफायर का लेक्चर नंबर 5 बना रहा हूँ और आज का हमारा टॉपिक है स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर को सीखा, आज स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर को समझेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सर्किट है, आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सर्किट है, बट बहुत ईजी है। मैं समझा दे रहा हूँ, देखिएगा। ये एक ट्रांजिस्टर, मैंने 2 स्टेज ट्रांजिस्टर लिया। मैं सिंगल स्टेज भी ले सकता था, सिंगल स्टेज। ठीक है, सिंगल स्टेज का मतलब एक ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर। 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर होता क्या है, इसको समझते हैं। तो स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर क्या होता है? वैसा कोई भी ट्यून्ड एम्पलीफायर जिसके अंदर 3 यानी 2 से ज़्यादा ट्यूनिंग सर्किट हो। ठीक है, 2 से ज़्यादा ट्यूनिंग सर्किट हो, उसे हम लोग स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, यानी 2, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये आप अपने रिक्वायरमेंट या अपनी ज़रूरत के अनुसार से उसमें सेट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा उठेगा, सर ज़्यादा ट्यूनिंग सर्किट डालने से क्या फ़ायदा है? ये दूसरा क्वेश्चन। तो बैंडविड्थ में इंक्रीजमेंट होता है। पिछले लेक्चर में भी मैंने डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर में समझाया था कि सिंगल ट्यून्ड डबल ट्यून्ड से कैसे अच्छा है। ठीक है, तो चलिए, हम लोग के पास लिखा है स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर। मैं पहले सर्किट डायग्राम को समझा देता हूँ, फिर पढ़ के एक एक करके मैं नीचे एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट समझा दूंगा। तो ये जो आपके पास दिख रहा है, ये ट्रांजिस्टर Q1 है मान लीजिए, और ये ट्रांजिस्टर Q2 है, या T1 T2 भी ले सकते हैं। ये V इन सप्लाई वोल्टेज कहलाता है। इसके पास ट्यूनिंग सर्किट यहीं पर दिया हुआ है। ये कनेक्शन नहीं रहता है सर, ध्यान देंगे। ऊपर से कनेक्शन कर दीजिए, नीचे से कनेक्शन कर दीजिए, एज यू विश। ऐसे कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, इसलिए कनेक्शन इसमें भी ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है, एक्चुअली में इस तरह के कनेक्शन में दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं दिखता है, इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि एक दूसरे का म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए, मान लीजिए इसका नाम C1 दे दिए, इसका नाम L1 दे दिए, इसका नाम L2 दे दिए, इसका नाम C2 दे दिए। तो यहाँ पर 1-2 ट्यून्ड सर्किट यहाँ पर हो गया। ठीक है, ट्यूनिंग कहीं भी दे सकते हैं, ये डिपेंडिंग अपॉन दी सर्किट पर डिपेंड करता है। यहाँ भी 2 ट्यूनिंग सर्किट है। ठीक है, ये इसका नाम C1 C2 हो गया, C3 ले लीजिए, इसका नाम L3 ले लीजिए, L4 ले लीजिए, C4 ले लीजिए। ठीक है, ये दोनों फिर ट्यूनिंग सर्किट, तो टोटल मिला के 6 ट्यूनिंग सर्किट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2-2 के पेयर में होता है। ठीक है, ऐसा हम लोग डबल ट्यून में देख चुके थे, एक साथ पेयर म्यूचुअल होता है। तो ये 2 हो गया, ये नहीं है, ये तो सिर्फ सर्किट में एंट्री में सिग्नल जाए उसके लिए बनाया गया है। इसका नाम ले लेते हैं, देखिए C4 L4, इसका नाम ले लेते हैं CL3 C3 L4 C4। ठीक है, C5 L5 C6 L6, और इसका नाम C और इसका नाम L। इसका नाम RE1 दे देते हैं, इसका नाम RE2 दे देते हैं, इसका नाम CE1 दे देते हैं, इसका नाम CE2 दे देते हैं। लगभग सभी का नाम मैंने मेंशन कर दिया। ये जो है लोड रेसिस्टेंस है RL, और यहीं पर हम लोग को V आउट मिलता है, आउटपुट वोल्टेज। यहीं से हम लोग लोड रेसिस्टेंस के पास से आउटपुट वोल्टेज हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 ट्रांजिस्टर है जिसमें 6 हम लोग के पास ट्यूनिंग सर्किट दिख रहा है। क्वेश्चन उठेगा, क्या 6 से ज़्यादा ले सकते हैं? मैंने अभी फिर बोला, ट्यूनिंग के स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर के लिए ये निश्चित नहीं है कितना लेंगे। आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार से आप 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। एज विश आप पे डिपेंड करता है। तो सर कैसे काम करता है, थोड़ा इसको समझाइए। क्या लिखता है, स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर इज बेसिकली यूज टू इंक्रीज द बैंडविड्थ ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी के बैंडविड्थ को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। और लेकिन साफ साफ इसमें एक बात लिखा है, विदाउट लॉस द एम्पलीफायर गेन। इस बात को ध्यान रखिएगा, विदाउट लॉस मतलब जो गेन है उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग ये ट्यूनिंग कर रहे हैं, ट्यूनिंग करने के दौरान बैंडविड्थ बढ़ाने का सोच रहे हैं, बैंडविड्थ बढ़ तो रहा है लेकिन गेन घट रहा है। बहुत जगह ऐसा भी सर्किट है जहाँ गेन को कम कर देता है। बैंडविड्थ बढ़ा दिया, अच्छा बात है, लेकिन गेन कम कर दिया, फिर क्या फ़ायदा हुआ? एम्पलीफायर का कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसलिए गेन को बिना कोई चेंजिंग किए हम लोग के पास यदि बैंडविड्थ बढ़ाने में जो सर्किट मदद कर रहा है यहाँ पर, उसे हम लोग स्टैगर्ड ट्यून एम्पलीफायर नाम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्यूनिंग सर्किट्स लगे हुए हैं। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं।
इन स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर वी यूज़ नंबर ऑफ ट्यून्ड सर्किट। नंबर ऑफ का मतलब आपकी मर्जी है कितना लगा सकते हैं। हियर बिलो सर्किट डायग्राम हैज़ टू स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर, टू स्टेज स्टैगर्ड ट्यून्ड। टू स्टेज का मतलब एक और एक, दो स्टेज लगाया गया है। कंटेन विच कंटेन 6 ट्यून्ड सर्किट, दो जो 6 ट्यून्ड सर्किट को दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6। ड्यू टू 6 ट्यून्ड सर्किट 6 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कम्स इन द ट्यून्ड सर्किट। ये एक अलग ट्यून्ड सर्किट है, ये अलग फ्रीक्वेंसी पर, ये अलग फ्रीक्वेंसी पर, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, 6 के अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होंगे। हाँ, ट्यूनिंग कर अलग अलग फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड सर्किट का है, लेकिन जब हम इसको ट्यूनिंग करेंगे और ट्यूनिंग करके 6 मिला करके एक फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। देखिए यहाँ समझिए फोटो को, ये जो मैंने बनाया है हरा रंग से, ये पहला F1 दिखाया, इसका पिक पॉइंट से दिया जाता है F2, F3, F4, F5, F6, यानी ये इंडिविजुअल अलग अलग ट्यून्ड सर्किट का है। अगर मान लीजिए 5 गो नहीं होता, सिर्फ अकेला ये होता, तो हम सिर्फ ये बनाते और उसका फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F1 होता। ये सभी के सभी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब है सर, तो पांचों एक साथ, 6 एक साथ अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे रहा है, तो मेरे को कंबाइंड करना है। तो यही एक सर्किट है जो 6 जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है उसको ट्यूनिंग करके एक सिंगल सर्किट में बनाता है। सिंगल सर्किट में बना करके एक सिंगल आपके पास यहाँ पर देता है वे। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक फ्रीक्वेंसी बन गई। जो आपके पास दिख रहा है ये ऐसे ऐसे, ये माइनर है, ये डिस्टॉर्शन इसको जो आप बोलते हैं, बट इससे हमको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो बैंडविड्थ मेरा बढ़ गया। F1 से लेके F6 के बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी ये एम्पलीफायर अच्छे से उसको एम्पलीफाई करेगा और हम लोग को फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा देगा, ठीक है। तो यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। ये सर्किट डायग्राम, ये आउटपुट वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है कि फ्रीक्वेंसी कितना बढ़ाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा। तो आउटपुट में जो मिल रहा है F1 से लेके F6 के बीच की फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही इसी को बढ़ाने के लिए मैंने पहला लाइन लिखा है BW बढ़ता है, किसका? रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का। रेडियो फ्रीक्वेंसी में इसका ज़्यादातर प्रयोग होता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी में BW बढ़ जाता है इस ट्यूनिंग सर्किट, डिफरेंट ट्यूनिंग सर्किट के कारण। तो 6 ट्यूनिंग सर्किट लिए, अगर आप 4 लेना चाहते हैं 4 ले लीजिए, ठीक है, और ज़्यादा लेना चाहते हैं और ज़्यादा ले लीजिए। तो ये ट्यूनिंग सर्किट है। दीज 6, देखिए क्या लिखा है, दीज 6 फ्रीक्वेंसी आर कंबाइंड एंड गिव इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। ये 6 के 6 फ्रीक्वेंसी कंबाइंड होते हैं और एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी निर्माण करते हैं। इस सर्किट के द्वारा एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी निर्माण करते हैं और हमें आउटपुट में मिलते हैं, ठीक है। विच इज सोन इन फिगर, ये आपको एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी का फोटो दिखा रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा ऑपरेशन नहीं है। मैंने ऑपरेशन में फिर से वही बताऊंगा। चल कि क्या बाइसिंग लगा सकते हैं? आप लगाइए ना, बाइसिंग लगाइए ना, R1 R2 यहाँ भी लगा सकते हैं। ये एक्सटर्नल सर्किट्स ये सब अपने जगह पर है। मेरा मेन मकसद था ट्यूनिंग सर्किट को बताना, ट्यूनिंग सर्किट कैसे काम करता है। सर ट्यूनिंग सर्किट सभी एम्पलीफायरों में एक ही जैसा काम करता है। जैसे मैंने डबल ट्यून बताया वैसे इसमें भी काम आएगा। हाँ, सिर्फ ये बताया एक्स्ट्रा बात कि सर 6 अलग अलग ट्यून्ड सर्किट है तो 6 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होंगी। 6 फ्रीक्वेंसीज मिलकर एक फ्रीक्वेंसी का निर्माण करेगा और वह फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके यहाँ तक के रेंज होगा, के बीच में होगा, और वह फ्रीक्वेंसी इस एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई होगा जो आउटपुट में हमें प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कुछ अंतर नहीं है सर, सिर्फ हम लोग का सर्किट डायग्राम अंतर है। एकदम करेक्ट सोच रहे हैं आप कि जितने भी हमारे पास ट्यून्ड एम्पलीफायर दिखते हैं सभी में सभी के सर्किट डायग्राम में सिर्फ अंतर होता है। मेनली उसका और ज़्यादा ट्यूनिंग करने से क्या इफेक्ट आ रहा है वो बताया जाता है। सबका ऑपरेशन लगभग सेम है। तो ये आपके पास हो गया पूरा। इसका ऑपरेशन नहीं लिखना है, नॉट नेसेसरी। अगर आप लिखना चाहते हैं, यही 3 लाइन ऑपरेशंस कहलाता है कि इसमें 6 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होंगी और जो एक पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी कंबाइंड करके एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी का निर्माण करता है और इसी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को यह एम्पलीफायर आउटपुट में एम्पलीफाइड करके हमें देता है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग को ऑपरेशन लिखना है, ठीक है। तो बहुत समझा दिया जाता है कि कैसे सर्किट है। चलिए, तो इसका मैं उपयोग बताता हूँ, कहाँ यूज होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज साफ साफ दिख रहा है। इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैं कि कैसे बनाइएगा, इसलिए इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज भी है, बैंडविड्थ बढ़ जाता है। तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको देता हूँ। तो आइए अब देखते हैं, ठीक है, कि इसके एडवांटेज में इसका बैंडविड्थ इंक्रीज होता है,
सब साथ पता चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक को बैंडविड्थ बोलते हैं, क्योंकि बैंडविड्थ बढ़ गया। यदि मैं एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को लेता तो इसका बैंडविड्थ ये होता, एक सिंपल सा लाइन एकदम शार्प होता, जो कि मैं सिंगल ट्यून में भी बोला था या डबल ट्यून में भी बताए थे कि सिंगल शार्प होता है। तो अगर मैं इसको लूँ, इसको और इसको लूँ, तो अब मेरा F1 से लेके F6 तक फ्रीक्वेंसी काम कर रहा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से भी काम कर रहा है। तो जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होगा, जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होगा, तो इस फ्रीक्वेंसी से लेके इस फ्रीक्वेंसी तक का एक लेवल बन जाएगा। तो ये इसका बैंडविड्थ कहलाएगा, ठीक है, BW। तो ये बैंडविड्थ बन गया, यानी बैंडविड्थ इंक्रीज होता है। और इसी बैंडविड्थ को इंक्रीज करना, जब भी आपको बैंडविड्थ इंक्रीज करना होगा तो आप ट्यूनिंग सर्किट को बढ़ा दीजिए, बैंडविड्थ इंक्रीज कर जाएगा। तो बैंडविड्थ इंक्रीज कराने के लिए ही ये सर्किट का प्रयोग ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और इसका यूज जनरली रेडियो रिसीवर में होता है। रेडियो रिसीवर जो आपके घर में रेडियो होता है वो रेडियो रिसीवर होता है, जो रेडियो जहाँ गाना सुनते हैं, और जहाँ से गाना भेजा जाता है वो रेडियो ट्रांसमीटर होता है। जैसे जो छोटा छोटा बॉक्स वाला जिसे गाना सुनते हैं आप, रेडियो मिर्ची सुनते हैं, वो रेडियो रिसीवर है। उस रेडियो रिसीवर के अंदर इसी तरह के ट्यूनिंग सर्किट लगे होते हैं। मैंने खोल के देखा है, आप पता नहीं, अब पुराने ज़माने के पास मेरे वाला रेडियो मेरे पास था, मैंने खोला है, मैंने ट्यूनिंग करके देखा है। आप पता नहीं आप लोग करते हैं नहीं करते हैं, नहीं किया, हम करके देखें कि उसके अंदर छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे रहते, और उसके अंदर एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए पतला सा, और उसको मूव कराइएगा तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आएंगे, अलग अलग स्टेशंस टच होंगे, ठीक है। वो नहीं कि आपका जो धागा वाला इधर उधर घूमता है, उससे नहीं होता है, वो धागा से जुड़ा रहता है। कैपेसिटर घुमाते हैं ऐसे ना, तो अंदर के कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस चेंज करते हैं, जिससे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बदलता है, और उसी की वजह से अलग अलग आपके पास फ्रीक्वेंसीज आते हैं उस सर्किट के अंदर। तो इसका यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो रिसीवर के रूप में, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में होता है। याद कीजिएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में रेडियो रिसीवर में यूज होता है। इसका एडवांटेज बताए, इंक्रीज बैंडविड्थ होता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज में है कि क्रिटिकल ट्यूनिंग होता है। भाई इतना आपके पास ट्यूनिंग सर्किट है, सबको मिला करके एक ट्यून्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, कैसे निकालिएगा? अरे भाई सबको ट्यूनिंग ऐसा करना है कि सब मैच करके एक फ्रीक्वेंसी बन जाए, ऐसा कैसे संभव है? संभव है बट पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको बढ़ाइएगा तो इधर वाला थोड़ा कम हो गया उससे, और इसके कारण ये बिगड़ गया, फिर इसको बनाने गया तो ये बिगड़ गया। मतलब 6 को एक साथ करना क्रिटिकल कंडीशन है। यहीं पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। इसमें ट्यूनिंग बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन एक बार ट्यूनिंग हो गया तो बैंडविड्थ बढ़ जाता है और बहुत अच्छा सर्किट्स बन जाता है। तो ये आपका यहाँ पर छोटा सा था स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर। इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछता है आपसे डबल ट्यून्ड और स्टैगर्ड। तो यहाँ पर मैं मान के चल सकता हूँ कि मैंने आपको ट्यून्ड एम्पलीफायर ख़त्म किया। यदि आपको ट्यून्ड एम्पलीफायर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है या कुछ भी बातें आपको समझ में नहीं आती हैं, तो मेरा नंबर आपके पास है, हमको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफिशियली मैं बोल सकता हूँ कि ट्यून्ड एम्पलीफायर मैंने आपके सिलेबस के अनुसार ख़त्म किया। बट कोई भी टॉपिक्स ख़त्म होता नहीं है, वो आपके लेवल में इतनी ही जानकारी है, इसलिए मैंने दिया। आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे और आपको अच्छा टॉपिक्स इससे रिलेटेड मिलते चला जाएगा। इसलिए बेसिक कंसेप्ट को याद रखिएगा तो आगे भी समझ में आएगा। चलिए, तो इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ट्यून्ड एम्पलीफायर इतना ही था, ये था स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर। चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।